हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अवयवों का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, हम लोग दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, उसके कुछ गुण भी देखे थे, प्रॉपर्टी वगैरह भी हो गया था। तो अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट्स आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अवयवों का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हम लोग दो अवयव अगर हमारे पास है तो उसको कैसे गुणा करेंगे। तो दो अवयवों को अगर गुणा करना होगा तो उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन है, उसको हम लोग को देखना होगा। जैसे अवयवों के योगफल में बताए थे कि योगफल तभी संभव है दो अवयवों का यदि उनकी कोटियाँ, दोनों अवयवों की कोटियाँ जो है क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वैसे ही अवयव के गुणनफल, चलिए इसके लिए क्या कंडीशन है इसको देखते हैं आगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए दो अवयव ए और बी यानी ए तथा बी गुण का गुणन ए बी के लिए अनुकलनीय है, तभी अनुकलनीय है। इसका मतलब कि ए और बी का गुणनफल तभी संभव है यदि ए के स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, अगर ए और बी दो हमारे पास अवयव हैं तो दोनों का जो गुणनफल होगा, दोनों का गुणनफल वो तभी संभव होगा जब ए के स्तंभ की संख्या बी के पंक्ति की संख्या के बराबर हो। तो हमको जब भी ए और बी का गुणा करना हो तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि ए में पंक्ति स्तंभ क्या है, बी में पंक्ति स्तंभ क्या है। तो अगर ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी तब जाके हम बोलेंगे कि ए का गुणा बी के साथ संभव है। ए का गुणा जो है बी के साथ संभव है, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ए क्रॉस बी। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में आपको बताते हैं। तो याद हो गया आपको कि ए और बी का गुणनफल तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ए एक अवयव है जिसका अवयव ए आई जे है और इसकी कोटि एम बाई एन है, एम बाई एन है। बी एक अवयव है जिसका अवयव बी आई जे है जिसकी कोटि एन बाई पी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए का जो स्तंभ है, स्तंभ कौन है, एन, और इसमें बी का पंक्ति कौन है, एन। तो ये देखिए ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि ए का जो स्तंभ है वह बी के पंक्ति के बराबर है। तो अगर ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर हो तो उस केस में जो है ए इंटू बी क्या होगा, परिभाषित होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है, इसका कोटि है आपका एम क्रॉस एन यानी एम बाई एन, और ये जो इसका स्तंभ हो गया और ये इसकी क्या हो गई, पंक्ति होगी दूसरे की। तो अगर ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर होगा तब हम लोग कहेंगे कि ए का गुणनफल बी से परिभाषित होगा, ठीक है। और जो ए और बी का गुणनफल आएगा किसके बराबर आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग चेक करिए कि इसका जो स्तंभ है इसके पंक्ति के बराबर है तो गुणनफल परिभाषित होगा। तो जब भी हम ए का गुणा बी में करेंगे तो ए बी लिखेंगे, और ए बी जो आएगा उसका कितना कोटि होगा उसको भी हम यहीं से बता सकते हैं। तो इसकी जो कोटि होगा वह पहले वाले के पंक्ति और दूसरे वाले के स्तंभ की कोटि के बराबर होगा। इसका मतलब कि एम क्रॉस पी यानी एम बाई पी के बराबर होगा। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया कि अगर ए और बी का हमको गुणा करना है तो पहले हम देखेंगे कि ए में जो स्तंभ की संख्या है बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए, और जो भी इसका ए और बी का गुणनफल आएगा वह पहले वाले के पंक्ति यानी ए के पंक्ति और बी के स्तंभ, इसका मतलब कि एम बाई पी के बराबर होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि हमारा जो गुणनफल आने वाला है वो कितने कोटि का आने वाला है। तो यहाँ देखिए ए बराबर ए आई जे एम बाई एन, बी बराबर बी आई जे एन बाई पी, क्रमशः एम क्रॉस यानी एम बाई एन और एन बाई पी कोटि के दो अवयव हैं तो उनका गुणनफल ए बी जो है कितनी कोटि की होगी, एम बाई पी कोटि के, वही बताया है। देखिए पहले का पंक्ति और दूसरे के दूसरे के स्तंभ की कोटि के बराबर होगी। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी बराबर समेसन में आर इक्वल टू 1 to n
AIRBRJ, इसको छोड़ देंगे आप, इसको आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सीधे सीधे हम बताते हैं कैसे गुणा करना है। तो ये आप क्लियर हो गया कि कैसे हमको गुणा करने के लिए पहचानना पड़ेगा कि ए और बी किस स्थिति में होंगे तो उनका गुणनफल संभव होगा। तो एक बार और बता देते हैं आपको कि अगर ए और बी दो आपको आव्यूह है तो ए के स्तंभ की जो संख्या होगी बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होगी। तो इसका मतलब कि ए और बी का प्रोडक्ट जो है यानी ए इंटू बी जो है परिभाषित होगा, और उस केस में उसका जो आंसर आएगा ए के पंक्ति और बी के स्तंभ के कोटि के बराबर होगा। तो इसका मतलब कि जो ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी वो कितने कोटि का आएगा, एम बाई पी कोटि का आएगा आपको। अब देखिए इसका गुणा करते कैसे है। इसका गुणा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू, छोटा सा क्वेश्चन, 2 3 हो गया। दूसरा बी इक्वल टू 4, ये देखिए कितने कोटि का है पहला ए हो गया आपका 1/2, यहाँ पे देता है 2 3 4, ये कितने कोटि का है 2/2, दो पंक्ति दो स्तंभ। अब इसका करना है गुणा हमको। तो गुणा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए गुणा कैसे करते हैं ये ध्यान देंगे हम लोग। तो जब भी हमको ए बी निकालना होगा तो ए बी कैसे निकालेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे कि ए और बी आपको दो आव्यूह दिया है। तो ए आव्यूह दिया है जिसका अवयव 2 और 3 है, इसका मतलब कि इसमें एक पंक्ति है दो स्तंभ है, तो इसकी कोटि हो गई 1/2। बी एक आव्यूह है जिसमें दो पंक्ति है दो स्तंभ है, तो ये 2/2 हो गया। तो ए इंटू बी जैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान समझेंगे कैसे हम गुणा करेंगे। पहले तो हम ये जान गए कि ए और बी का गुणनफल परिभाषित होगा कि नहीं। तो देखिए इसकी जो पंक्ति है, सॉरी इसका जो स्तंभ है इसकी पंक्ति के बराबर है, इसका मतलब कि ए का जो स्तंभ है बी के पंक्ति के बराबर है, इसका मतलब कि ए और बी का गुणनफल परिभाषित होगा। अब जब ए और बी का जब गुणनफल परिभाषित होगा तो ए इंटू बी कितने कोटि का आएगा, देखिए पहले के पंक्ति और दूसरे के स्तंभ की कोटि के बराबर, इसका मतलब कि 1/2 कोटि का आएगा। पहले से हमको मालूम है कि आंसर जो क्या किस में आने वाला है 1/2 कोटि में। अब 1/2 कोटि में जो आएगा उसको लिखेंगे कैसे, तो आपको गुणा करने का बेसिक तरीका बताते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि ट्रिक्स की सहायता से भी आप जो है इसका गुणा कर सकते हैं कम समय में। तो देखिए अगर हमको जो है इसका गुणा करना होगा तो हम ऐसे गुणा करते हैं, पहले इसको हम लोग सीखते हैं। तो ध्यान समझिए किस तरह से गुणा होगा। तो जब भी ए का बी में गुणा करना होगा तो याद रखिएगा ए के प्रत्येक पंक्ति का बी के संगत स्तंभ के अवयवों में गुणा करके जोड़ देंगे। फिर से सुनिए, ए के प्रत्येक पंक्ति का बी के संगत स्तंभों में बी के संगत स्तंभों के अवयवों में गुणा करके जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो ए के प्रत्येक अवयव का बी के संगत स्तंभों में के अवयवों में गुणा करके हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाए तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं कि इसकी जो ए इंटू बी आएगी कितनी कोटि की आएगी 1/2 आएगी। इसका गुणा कीजिए। अब हम क्या बोले कि ए के प्रत्येक पंक्ति का बी के संगत स्तंभ में, तो ये पहली पंक्ति है, इसका पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। अब लिखेंगे कहाँ, लिखेंगे वहाँ पे जहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहला पंक्ति है 2 3 इसमें है, अब पहला स्तंभ है 4 2, यही है। तो पहले 2 का गुणा किस में होगा 4 में, तो 2 का गुणा 4 में होगा तो 2 × 4 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस हो जाएगा, फिर क्या होगा 3 का गुणा होगा किस में 2 में, तो 3 × 2, तो 3 × 2 ऐसे, ठीक है। देखिए तो ए के प्रत्येक पंक्ति के बी के संगत स्तंभ में गुणा करके हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। तो 2 × 4 यानी 2 × 4 प्लस 3 × 2, 2 का 4 में और 3 का 2 में गुणा करके जोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए ये पहले पंक्ति का पहला स्तंभ था, इसलिए इसमें लिखे हैं पहले पंक्ति के पहले स्तंभ में। ये क्लियर हो गया।
इसके बाद अब इसी का दूसरे में करेंगे, तो दूसरे में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो हम लोग को इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं इसको, ठीक है। और फिर से हम लोग इसको लेते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें बड़ा बनाते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग बारी बारी से, फिर से एक बार और। तो यहाँ पे देखिए, ए के प्रत्येक पंक्ति का बी के संगत स्तंभ में बारी बारी से गुणा करके जोड़ देंगे। तो 2 का पहले होगा 4 में, तो 2 चौके, तो इसे लिख देते हैं 2 इंटू 4 हो गया। फिर प्लस प्लस हो गया। फिर 3 का करेंगे किस में, 2 में, तो 3 इंटू 2 हो गया। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में होगा, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 2 का करेंगे 3 में, तो आगे लिखेंगे, देखिए पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ आगे लिखेंगे यहाँ पे ना, तो 2 का करेंगे किस में, 3 में। फिर प्लस, फिर 3 का किस में करेंगे, 4 में, तो 3 इंटू 4। देखिए बाहर हो गया, थोड़ा सा देख लेंगे अब ध्यान से। अब इसको जैसे ही लिखेंगे आंसर, तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 4 कितना होगा, 8, 8 और 3 गुना के 6, 8 6 कितना, 14। अब ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है तो लिखना नहीं बन रहा है। ये हो जाएगा 4 दुना के 8, 8 6 14। अब देखिए ये जाएगा 3 दुना के 6, और ये 4 तिहाई 12, 12 6 18, ये 18 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें कितनी पंक्ति होगी, एक पंक्ति दो स्तंभ दिख रहा है, तो इसका मतलब कि 1/2। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कि जैसे हम लोग गुणा करेंगे, कोई भी दो अवयवों को गुणा करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का दोनों का पहले हम ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर मतलब कोटि, कोटि देखेंगे, और अगर ए की स्तंभ की संख्या बी के पंक्ति के बराबर है तो ए का गुणनफल बी से परिभाषित होगा, और उसको गुणा करने के लिए ए के प्रत्येक पंक्ति का बी के संगत स्तंभ में गुणा करेंगे, ठीक है। और उसकी जो भी जो है कोटि आएगी वह ए के पंक्ति और बी के स्तंभ की कोटि के बराबर होगी। चलिए इसको कॉपी कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल इस पे करते हैं हम लोग बारी बारी से। जैसे यहाँ देखिए ए एक आव्यूह है, ए एक आव्यूह है जिसका अवयव है 2 3 1 2, ठीक है। और बी एक आव्यूह है जिसका अवयव है 3 4 1 5। अब देखिए इसकी कोटि कितनी है, 2/2, इसकी कोटि कितनी है, 2/2। तो इसका जो स्तंभ है इसकी पंक्ति के बराबर है। इसका मतलब कि ए का गुणनफल बी से परिभाषित होगा। ए का गुणनफल बी से अगर परिभाषित होगा तो उसको अब कैसे करेंगे, चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसको। तो गुणा कैसे करते हैं हम लोग, क्या बताएं कि प्रत्येक पंक्ति का, ए के प्रत्येक पंक्ति का बी के संगत स्तंभ में गुणा करके जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले किसका होगा, 2 का किस में, 3 में, तो 2 तिहाई 6, इसको ऐसे लिखते हैं 6 हो गया। एक ही बार गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6। अब 3 का किस में होगा, 1 में, देखिए ये स्तंभ में करना है तो 3 का करेंगे 1 में, तो 3 दुना के 6 प्लस कर देंगे बीच में 6 हो गया। अब इसी का देखिए पहले पंक्ति का पहला स्तंभ में हो गया, पहले पंक्ति, सॉरी इसमें हम लोग गलत कर दिए, यहाँ से दूसरे में करना था। चलिए फिर से करते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे पहले 2 का करेंगे किस में, 3 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का करेंगे 3 में, फिर से आएगा। चलिए एक और लेते हैं, वो गलत हो गया, क्वेश्चन क्रिएट हो गया था। ए इक्वल टू आ गया 1 2 3 4। दूसरा बी इक्वल टू हो गया आपका 4 5 1 2। अब जैसे हम लोग ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, इसकी कोटि हो गई 2/2, इसकी कोटि हो गई 2/2। तो इसकी जो स्तंभ है इस पंक्ति के बराबर है, तो इसका हम लोग गुणा करेंगे। चलिए इसकी यहाँ पे 1 है, तो 1 का गुणा पहले किस में होगा, 4 में, 1 का होगा 4 में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 इंटू 4 कितना होगा, 8। अब देखिए 2 का किस में होगा, देखिए हम क्या बोले, पहले पंक्ति का, सबसे पहले पहले पंक्ति के दोनों स्तंभ में बारी बारी से कर लेंगे, ठीक है। अगर पहले पंक्ति का काम चल रहा है तो इसको पहले पंक्ति में ही लिखेंगे, ठीक है। अगर दूसरे पंक्ति का स्टार्ट होगा तो दूसरे पंक्ति में लिखेंगे। तो एक का करेंगे 4 में, सॉरी एक का करेंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे,
गलत हो जा रहा है यहाँ पे हम लोगों का। चलिए, एक में करेंगे 4 में तो कितना होगा 4, ठीक है। फिर प्लस 2 का करेंगे 1 में, 2 का करेंगे 1 में तो कितना होगा 2 हो गया। उसके बाद फिर देखिए पहले पंक्ति का पहला स्तंभ में हो गया। फिर 1 का करेंगे किस में 5 में, तो 1 का करेंगे 5 में तो कितना होगा 5, ठीक है। फिर 2 का करेंगे 2 में तो कितना होगा 4, इतना हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में बारी बारी से हो गया। फिर से देख लेते हैं, 1 का किए 4 में तो 4 आया, 2 का किए 1 में, 2 का किए 1 में तो कितना आ गया 2 आ गया। तो पहले पंक्ति का पहला स्तंभ क्लियर हो गया। अब इसी पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ में करेंगे, दूसरा स्तंभ में तो 1 का करेंगे 5 में तो 5 होगा। तो देखिए पहले पंक्ति के दूसरा स्तंभ में कर रहे हैं, इसलिए पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में लिख भी रहे हैं, ठीक है। तो 1 का करेंगे 5 में तो 5 हो गया, 2 का करेंगे 2 में कितना हो गया 4, क्लियर है। तो पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में बारी बारी से हो गया। अब देखिए दूसरे पंक्ति का स्टार्ट करते हैं, इसको भी बारी बारी से करेंगे पहले और दूसरे स्तंभ में। तो पहले पंक्ति में कौन है 3 और 4, तो 3 का करेंगे 4 में तो 4 तिहाई 12 हो गया। फिर प्लस 4 का करेंगे 1 में तो 4 हो गया, ठीक है। फिर 3 का करेंगे, देखिए दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 3 का करेंगे 5 में कितना होगा 15, प्लस 4 का करेंगे 2 में कितना होगा 8। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे, अब जोड़ दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 2 6 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, ये 12 4 16 हो गया, और ये 15 15 8 कितना होगा 15 10 25 में से 2 गिरा दीजिए, हो गया 23, ये 23 हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं, 23 हो गया। तो इसकी कितनी कोटि हो गई, देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ तो 2 बाई 2, 2 बाई 2 कोटि का हो गया। तो इस तरह से हम लोग गुणा करेंगे। बस गुणा में आप यही याद रखिएगा कि ए बी तभी परिभाषित होगा जब ए के स्तंभ की संख्या बी के पंक्ति के बराबर हो, और उसका जब भी हम गुणा करेंगे तो ए के प्रत्येक पंक्ति का बी के संगत स्तंभों के अवयवों में गुणा करके जोड़ते जाएंगे, ठीक है। और उससे जो भी जो है अब ए बी का जो भी कोटि आएगा वह ए के पंक्ति और बी के स्तंभ के कोटि के बराबर होगा। तो ए बी क्लियर हो गया। ए और बी का गुणनफल कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों को पढ़ना है आव्यूह का गुणन के कुछ गुण, और इसमें हम लोग देखेंगे बारी बारी से कौन कौन गुण होते हैं। तो आव्यूह के गुणनफल के गुण, तो जैसे हम पीछे बताया आपको गुणा करने के लिए उस तरह से याद रखेंगे। आव्यूह के गुणनफल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे हम लोग जो है दो अवयवों का गुणा सीख लेते हैं, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उसके कुछ जो भी गुण है उसको पढ़ लेते हैं बारी बारी से। तो चलिए पहला जो है गुण हम लोगों को मिलेगा, जिसे पीछे हम लोग क्रम विनिमय साचर्य ये सब देखे थे, इसमें भी देखेंगे कि वो नियम जो है इसमें लागू होता है कि नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि ए बी सी तीन आव्यूह इस प्रकार हैं कि उनका गुणनफल परिभाषित है, इसका मतलब कि ए बी सी हम तीन आव्यूह ऐसा लेते हैं कि जिनका गुणनफल अगर आपस में किया जाए तो वो परिभाषित होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर ए बी का गुणा कर रहे हैं तो ए के स्तंभ की जो संख्या होगी बी के पंक्ति की संख्या के बराबर होगी, तभी तो गुणनफल परिभाषित होगा। तो इसका मतलब कि ए बी सी तीन ऐसा आव्यूह लेते हैं जिनका गुणनफल क्या है परिभाषित है। तो उस केस में पहला प्रॉपर्टी ध्यान समझिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी सामान्यतः जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है सामान्यतः क्रम विनिमय नियम नहीं है। इसका मतलब कि सामान्यतः जो है ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि हो भी सकता है किसी किसी केसेज में, लेकिन जनरली जो है ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर ए का बी में गुणा किया जाए और बी का ए में गुणा किया जाए तो वो जनरली जो है सामान्यतः जो है बराबर नहीं होता है। बहुत रेयर केस में बराबर हो सकता है, वो निर्भर करता है कि ए और बी के अवयव क्या है। ए और बी के अवयवों पर डिपेंड करता है कि ए बी और बी ए जो है आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। लेकिन जनरली जो है
नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत रेयर केस में होता है कि जब वो बराबर हो सकता है। तो याद रखेंगे कि जनरली ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन आपको पीछे बताए थे योगफल में कि ए प्लस बी बराबर कितना होता है, बी प्लस ए। इसका मतलब कि योगफल में जो है ये नियम जो है बिल्कुल 100% क्लियर है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। लेकिन गुणनफल में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए जो है आपस में बराबर हो, ठीक है। सामान्यतः जो है 99% जो है ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होते हैं। चलिए अगला पॉइंट आप देख भी सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन करके। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ए बी ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी। इसका मतलब कि ए बी, देखिए ए का बी में गुणा करें और उसका गुणनफल जो आया उसको अगर सी से गुणा करें तो ये बराबर होगा ए इंटू बी सी के। इसका मतलब कि बी और सी में अगर गुणा करें और उसका जो है गुणा फिर ए के साथ करें तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 है आई ए इक्वल टू ए आई। इसका मतलब कि आई क्या है, आई एक इकाई आव्यूह है। आई क्या है, एक इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह, जो भी आप कहें। तो आई एक इकाई आव्यूह है। इसका मतलब कि इकाई आव्यूह में अगर कोई आव्यूह ए का गुणा करेंगे या किसी आव्यूह में इकाई आव्यूह का गुणा करेंगे तो वो हमेशा ए के बराबर होगा, यानी उस आव्यूह के बराबर होगा। तो याद रखेंगे कि किसी भी आव्यूह में, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कि किसी भी आव्यूह में अगर इकाई आव्यूह का गुणा किया जाए तो हमेशा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, यानी उस आव्यूह के बराबर होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि यदि ए इंटू बी प्लस सी, यदि ए इंटू बी प्लस सी बराबर होगा, मतलब कि ए इंटू में बी प्लस सी रहे थे, किसके बराबर होगा। तो देखिए अगर ए इंटू बी प्लस सी होगा तो हम क्या करेंगे कि पहले ए का गुणा बी में करेंगे तो क्या आएगा ए बी, और फिर इसी ए का गुणा सी में करेंगे तो क्या आएगा ए सी। और इस नियम को हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं, वितरण नियम। इस नियम को कौन सा नियम बोलेंगे, वितरण नियम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए इंटू बी प्लस सी हमारे पास कोई आव्यूह है तो हम क्या कर सकते हैं, ए का गुणा बी में और फिर बारी बारी से ए का गुणा किस में, सी में। तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो इसका मतलब कि आव्यूहों का जो गुणनफल का नियम है वो वितरण नियम का पालन करता है। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट है 5, यदि ए बी बराबर ए सी, यदि ए बी बराबर ए सी हो तो क्या दिया है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी और सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दिया है कि निसरण नियम सत्य नहीं है। इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी होगा। जैसे मैं आपको योगफल में बताए थे कि ए प्लस बी बराबर अगर ए प्लस सी है, ठीक है, ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है तो ए और ए जिस दिन कैंसिल होता था तो बी इक्वल टू सी मिलता था। इसका मतलब कि वहाँ कैंसलेशन और लागू होता था। लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू ए सी हो तो बी और सी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 6 में क्या है कि यदि ए बी बराबर जीरो, ए बी बराबर कितना है, जीरो, तो इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है कि ए इक्वल टू जीरो हो, बी इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल ए इक्वल टू जीरो हो या बी इक्वल टू जीरो हो तभी ये जीरो होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि अगर ए का बी में गुणा करें और जीरो आ गया तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल ए जीरो रहेगा तब पर भी जीरो होगा या बी जीरो रहेगा तब जीरो होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ए और बी शून्य आव्यूह न हो, यानी जीरो मैट्रिक्स न हो, तब पर भी ए और बी का गुणनफल जीरो हो सकता है। इसका मतलब फिर से एक बार देख लेंगे कि ए इंटू बी यानी ए बी का गुणनफल जीरो अगर है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए जीरो हो तभी जीरो होगा, बी जीरो हो तभी जीरो होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दो आव्यूह जीरो आव्यूह नहीं हो तब पर भी जो है इसका गुणनफल जो है हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आप ध्यान देंगे कि ए बी जीरो होने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए जीरो बी जीरो होना चाहिए। अगर नहीं भी रहेगा तब पर भी ए बी का गुणनफल जीरो
हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट ख़त्म हो गया यहाँ से। तो हम लोग आज क्या सीख लिए? ए बी का गुणा करना, ए और बी का गुणनफल कैसे निकालते हैं हम लोग, और गुणनफल के बाद हम लोग क्या देख लिए? प्रॉपर्टी। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ इसमें एक बार रिको करते हैं। तो देखिए, ए और बी का गुणनफल तभी संभव होगा जब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्ति के बराबर हो, और इसका जो गुणनफल होगा वो ए के पंक्ति और बी के स्तंभ की बराबर होगा, मतलब उसकी कोटि के बराबर होगा। और इसका जो भी हम गुणा करेंगे, उसको गुणा करने का तरीका आपको क्या बताए कि ए के, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भाई है, ए के प्रत्येक पंक्ति का बी के संगत अवयव के अवयव में गुणा करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे उसको। ठीक है, तो उससे जो भी मिलेगा वो आपका ए इंटू बी होगा। उसके कुछ गुण भी हम लोग देख लिए। पहला गुण क्या था कि ए और बी सी तीन अगर अवयव होगा और उसका गुणनफल परिभाषित हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में पहला पॉइंट क्या था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब कि जनरली ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होता है। दूसरा पॉइंट था कि ए बी इंटू सी रहेगा तो ए इंटू बी सी के बराबर होगा, यानी साचर्य नियम का पालन करेगा। पॉइंट नंबर 3 है कि अगर आई ए इक्वल टू ए, इसका मतलब कोई आव्यूह में इकाई आव्यूह का गुणा कर दें तो वो हमेशा जो है उस आव्यूह ए के बराबर होगा। अगला पॉइंट था कि अगर ए इंटू बी प्लस सी हो तो इसको हम लोग ए बी प्लस बी ए सी लिख सकते हैं। इसका मतलब वितरण नियम का पालन करता है। पॉइंट नंबर 5 था कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी होगा। इसका मतलब कैंसलेशन लॉ इसमें जो है फॉलो नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 6 क्या था कि अगर ए बी इक्वल टू जीरो है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ए जीरो हो बी जीरो हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी दोनों जीरो अवयव नहीं हो, यानी जीरो मैट्रिक्स नहीं हो, तब पर भी इसका गुणनफल जो है जीरो हो सकता है। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अब है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स, एक अवयव की धनात्मक पूर्णांक घात। धनात्मक पूर्णांक घात का मतलब होता है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यू डी क्यू, इस तरह से हम लोग को पॉजिटिव इंटीग्रल जो है पावर मिलेगा। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब कि जो भी घात होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब क्वेश्चंस आपको 3.2 के मिलेंगे या कोई भी बुक्स के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्वेश्चन में आता है कि ए मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसमें आपको निकालना होगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3i का वैल्यू, इस तरह से निकालना होगा। ठीक है, तो आई तो आप जानते हैं इकाई आव्यूह है। तो ए स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या कि ए आव्यूह का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कैसे निकालेंगे। तो इसी में हम लोग सीखेंगे कि ए स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू जो भी निकालना हो किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कोई भी आव्यूह का धनात्मक घात रहे तब उसका हल कैसे करेंगे। तो देखिए, आव्यूह ए की धनात्मक पूर्णांक घात, यानी कोई भी अगर आव्यूह है और उस पर कोई पूर्णांक धनात्मक में है, जैसे ए स्क्वायर ए क्यू, इस तरह से अगर धनात्मक पूर्णांक घात है तो ये तभी परिभाषित होगा जब ए एक वर्ग आव्यूह हो। हाँ, एक नंबर का क्वेश्चन आ गया कि किसी भी आव्यूह का धनात्मक पूर्णांक घात कब परिभाषित होता है। क्वेश्चन अगर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि किसी भी आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घात कब परिभाषित होती है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका आंसर क्या मारेंगे? एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। एक ऐसा आव्यूह होना चाहिए वर्ग आव्यूह। अगर एक वर्ग आव्यूह है तभी उसका हम लोग जो है धनात्मक पूर्णांक घात लिख सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका धनात्मक पूर्णांक घात संभव नहीं है। तो वर्ग आव्यूह होगा तभी जो है उसका हम लोग धनात्मक पूर्णांक घात निकाल सकते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि ए एक धनात्मक पूर्णांक घात आव्यूह, ए का धनात्मक पूर्णांक घात तभी परिभाषित होगा जब ए एक कैसा आव्यूह होगा? वर्ग आव्यूह होगा। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है। देखिए, ये ए हो गया, ए का घात कितना है? 1, तो इसे लिखेंगे। अगर
ए स्क्वायर, इसका 2 ऐसे लिखने का मतलब क्या है, ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब कि इस अवयव का स्क्वायर करना है। तो अब इस अवयव का स्क्वायर करने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये ए अवयव है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि सर ए बराबर अगर 2 3 4 5 दिया है तो अगर हमको ए स्क्वायर निकालना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे गलती कर बैठते हैं कि ए स्क्वायर निकालने के लिए फट से ये 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा आप गलती कभी नहीं करेंगे कि ए स्क्वायर निकाला तो उसके अवयव का स्क्वायर कर देंगे। ये कभी संभव नहीं है, ठीक है। ये गलत तरीका है, ऐसे आप कभी नहीं करेंगे। इसके लिए हम बता रहे हैं आपको किस तरह से ए स्क्वायर एक क्यों निकालेंगे। तो पहले हम पॉइंट इसका लिख लेते हैं, किस तरह से हम लिखा जाएगा। देखिए, ए अगर रहेगा तो ए का घात 1 है, इसका मतलब कि इसका धनात्मक पूर्णांक कितना है 1। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब इसका धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया 2। तो ए स्क्वायर को लिखने का तरीका होता है ए इंटू ए। इसका मतलब कि ए स्क्वायर का मतलब कि ए जो वर्ग अवयव है इसका गुणा कितनी बार होगा, 2 बार। ए इंटू ए 2 बार करेंगे तो ए, अब ए स्क्वायर निकालने के लिए 2 बार कर देंगे। उसी तरीके से अगर एक क्यू निकालना होगा तो एक क्यू निकालने के लिए कितनी बार होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक क्यू निकालने के लिए ए इंटू ए। इसका मतलब कि पहले हम ए इंटू ए करेंगे, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उसका गुणा ए से करेंगे। इसका मतलब कि ए क्यू अगर निकालना होगा तो पहले हमको ए इंटू ए निकालना होगा, और फिर जो आएगा इसका मान उसका फिर इंटू हम लोग ए में कर देंगे तो एक क्यों निकल जाएगा। इसका मतलब कि जितनी उसकी जो है डिग्री होगी, जितनी उसकी घात होगी धनात्मक पूर्णांक घात, उतनी बार उसका हम लोग गुणा करेंगे बारी बारी से, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ गुण भी हैं और इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर इस पे एग्जाम्पल करेंगे बारी बारी से। तो आप समझ गए धनात्मक पूर्णांक घात क्या होता है। तो जब भी एक वर्ग अवयव होगा तो उसका धनात्मक पूर्णांक घात परिभाषित होगा, और उसको हम लोग ए स्क्वायर एक क्यू, ए स्क्वायर एक क्यू, ए का पावर 4 इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टी है इसको देख लेते हैं, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला इसमें गुण क्या है कि अगर एम और एन, ध्यान समझिए, अगर ए एक वर्ग अवयव है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं आपको, यदि ए एक वर्ग अवयव है और एम और एन धनात्मक पूर्णांक है तो उसके लिए पहला पॉइंट क्या है। देखिए पहला पॉइंट, अगर ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन रहेगा, ए का पावर एम यानी ए का अवयव है, इसका धनात्मक पूर्णांक एम है, ए वही अवयव है जिसका धनात्मक पूर्णांक एन है, अगर ये गुणा में है तो अगर आपको याद होगा तो ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन फार्मूला क्या होता है, ए का पावर एम प्लस एन। इसका मतलब बेस सेम होगा, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। ये फार्मूला आप जानते हैं। तो ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन बराबर ए का पावर एम प्लस एन होता है। तो उसी फार्मूले से देखिए ए का पावर अगर एम है और कैपिटल ए का पावर एन है तो बेस सेम है ए और ए, तो इसका पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो ए का पावर एम प्लस एन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ए का पावर एम का होल पावर एन है, ए का पावर एम का होल पावर कितना है, एन है, तो उसको आप देखिए गुणा कर देंगे, पावर का गुणा हो जाता है, तो ए का पावर एम इंटू कितना हो जाएगा, एन। ये सब जो है फार्मूला है एक्सपोनेंशियल का। तो ए का पावर एम का पावर एन को क्या लिखते हैं, ए का पावर एम एन ऐसे लिखा जाता है। तो उसी फार्मूले पे ये वाला हो गया आपका, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन रहेगा तो ए का पावर एम प्लस एन होगा। अगर ए का पावर एम का होल पावर एन रहेगा तो ए का पावर एम एन हो जाएगा, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि एन को बाहर और एम को, सॉरी, एन को अंदर और एम को बाहर, तो ए का पावर एन इंटू ऊपर में एम लिख सकते हैं पावर में। चलिए पॉइंट नंबर 3, आई टू ई पावर एन। आई टू ई पावर एन का मतलब कि अगर कोई इकाई अवयव है, इकाई अवयव का कोई भी घात होगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, उसका मान हमेशा आई के बराबर ही होगा। जैसे आई स्क्वायर, आई क्यू कुछ भी करेंगे तो इसका मान हमेशा किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि आई बराबर एक वर्ग अवयव है 1001 का, ये अवयव हो गया 2 कोटि का। तो इसका मान लीजिए कि आई स्क्वायर, आई क्यू, आई का पावर 4 जो भी निकालेंगे तो वो हमेशा 1001 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो लास्ट है ए का पावर जीरो। ए का पावर जीरो का मतलब कि यदि किसी आव्यूह का घात अगर शून्य हो जाए तो उसका मान जो है हमेशा इकाई आव्यूह के बराबर होगा, जितनी कोटि का जो है ए आव्यूह होगा, जितनी कोटि का ए आव्यूह होगा उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए ए इक्वल टू कितना हो गया, ए इक्वल टू करें ए का घात कितना है जीरो। अगर किसी भी आव्यूह का घात जीरो हो जाए तो उसका मान हमेशा आई के बराबर होगा, मतलब इकाई आव्यूह के बराबर होगा। आई एन लिखा है, इसका मतलब एन उसकी कोटि को दर्शाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी आव्यूह का घात अगर शून्य हो जाए तो इसका जो मान होगा वह इकाई आव्यूह के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 2 कोटि का रहेगा तो 1 0 0 1, 1 0 0 1 के बराबर होगा। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि एक आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घात कैसे निकालते हैं। तो बताइए, तो किसी भी आव्यूह का, अगर मान लीजिए कि किसी भी आव्यूह का हमको धनात्मक पूर्णांक घात निकालना है तो वो आव्यूह कैसा होना चाहिए, वो आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और हम लोग को ए स्क्वायर ए क्यू ये सब का मान निकालना होगा तो उसी ए का हम लोग बार बार गुणा करते चलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए आपको एक आव्यूह दिया है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गुणा आपको आना चाहिए, जिसमें 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। ए एक आव्यूह है जिसका अवयव क्या है 2 3 4 1। देखिए 2/2 कोटि का है तो वर्ग आव्यूह है। तो इस यहाँ से अगर हमको ए स्क्वायर का मान निकालना है, मान लीजिए ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 2 बार गुणा कर देंगे। तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं आप ए इंटू ए। क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। और इसका देखिए अब 2 बार गुणा करेंगे। सबसे पहले ए लिखेंगे यहाँ पे 2 3 4 1, 2 3 4 1 हो गया। फिर इंटू, फिर ए के जगह पे क्या लिखेंगे 2 3 4 1 हो गया गुणा। तो ए स्क्वायर जब भी हम निकालेंगे तो ए इंटू ए 2 बार गुणा करेंगे। अब इसका जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, हम डायरेक्ट अब गुणा करके लिखना है, आपको गुणा सिखा चुके हैं इसलिए आप डायरेक्ट समझेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी दो आव्यूह का गुणा करना होगा तो ए के प्रत्येक पंक्ति का इसके संगत स्तंभ में बारी बारी से गुणा करके जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पंक्ति से स्टार्ट करते हैं। तो पहले पंक्ति का इस दोनों स्तंभ में बारी बारी से गुणा करेंगे। चलिए 2 का किस में होगा, 2 में। सबसे पहले पहले पंक्ति का, देखिए पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में बारी बारी से गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ में इसमें गुणा करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 का किस में होगा, 2 में। कितना होगा 4, 2 का 2 में 4 प्लस, उसके बाद 3 का किस में 4 में, 4 तिहाई 12 हो गया। उसके बाद देखिए पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में जाएंगे तो 2 का करेंगे 3 में, कितना होगा 6, फिर प्लस 3 का करेंगे 1 में, तो 3 का करेंगे 1 में तो कितना होगा 3 हो गया। तो देखिए पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, ये पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में गुणा करें इसलिए पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में लिख लिए। क्लियर हो गया। अब इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति स्टार्ट होगा तो दूसरे पंक्ति का पहले पहले स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में बारी बारी से होगा। तो चलिए 4 का करेंगे 2 में, तो 4 का करेंगे 2 में कितना होगा 8 प्लस, अब 1 का करेंगे 4 में, कितना होगा 4 हो गया। फिर देखिए पहले पंक्ति दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब इस दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 4 तिहाई 12 यहाँ लिखेंगे। देखिए दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ यहाँ लिखेंगे 12 प्लस 4 एकम 4। अब इसको हल कर देंगे। जैसे इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे तो 12 4 16, 16 हो गया। 4 6 3 9 हो गया। 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया। 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया। ये कितने कोटि का हुआ 2/2 का, ये 2/2 कोटि का हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। इसका मतलब कि जब भी ए स्क्वायर ए क्यू निकालना होगा इस तरह से बार बार मल्टीप्लाई करते चलेंगे, गुणा करते चलेंगे। तो ए बराबर अगर 2 3 4 1 है तो हम लोग ए स्क्वायर निकालना था तो ए इंटू ए कर दिए। यही ए क्यू निकालना होता तो पहले ए स्क्वायर जो आया, ए स्क्वायर जो आया इसका गुणा फिर ए में इसमें कर देते। ठीक है, तो आपका ए क्यू निकल जाता।
तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से गुणा करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया? तो जब भी कोई भी एक वर्ग अवयव का क्यू स्क्वायर निकालना हो तो उसको स्क्वायर निकालना है तो 2 बार गुणा कर देंगे, क्यू निकालना हो तो 3 बार गुणा कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया कि किस तरह से हम लोग ए स्क्वायर ए क्यू निकालेंगे। तो आज हम लोग अवयवों का गुणनफल देख लिए और किसी भी वर्ग अवयव का धनात्मक पूर्णांक कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देख लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अवयवों का परिवर्त पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.2 के क्वेश्चन करेंगे। पहले 3.2 का जितना भी क्वेश्चन है वह अवयवों के प्रकार, अवयवों के अलजेब्रा मतलब कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पर जो है डिपेंड है, ठीक है। तो बीजगणित में जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, किसी भी अदिश का अवयव में गुणा करना, ठीक है, ये सब पे डिपेंड है। तो हम लोग 3.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम लोग कल करेंगे इसमें, ठीक है। थैंक यू।